हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, लर्निंग केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पर हम लोग अलग अलग जो एग्जाम होते हैं राजस्थान में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री के, उनकी गाइडलाइंस हम लोग रिलीज करते हैं। उनकी तैयारी किस तरह से करें, उनके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं, या यूँ कहें कि उनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा हम कई एग्जाम, जैसे कि आपका चाहे स्कूल व्याख्याता हो या हो आपका केमिस्ट का एग्जाम हो, जूनियर केमिस्ट का एग्जाम हो, इस तरह से हम कई एग्जाम को डिकोड कर चुके हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही फेमस एग्जाम, जिसकी रिक्वेस्ट लर्निंग केमिस्ट्री के पास पहले भी बहुत बार आ चुकी है, लेकिन जिसको हम टाइम आप समझिए या कोई और कारण समझिए हम कर नहीं पाए उसको, अब हम उसको कर रहे हैं। आपका फेवरेट एग्जाम आरपीएससी द्वारा कराया जाने वाला, जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट होता है, उसको हम लोग डिकोड करने वाले हैं। इनके जो 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 केमिस्ट्री के दोनों पेपर लगते हैं, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। कंप्लीटली सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आरपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न क्या है, अभी पिछले 6 महीने में आरपीएससी का जो मोड ऑफ एक्शन है, जिस तरह से आपने देखा कि जो जो पिछले कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम में आरपीएससी के जो पेपर सामने आए हैं, उसके हिसाब से हमारा क्या निष्कर्ष होना चाहिए, उसको पूरा यहां पर ध्यान में रखा गया है कि जो लेटेस्ट पैटर्न है आरपीएससी का, उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी या हमारा जो कंटेंट लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इन वीडियोस में, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका सिलेबस क्या है, उसकी एग्जाम स्कीम क्या है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए उस सिलेबस के लिए, वो हम लोग बात करेंगे। और गुड क्वालिटी जो कंटेंट का सोर्स आपका क्या होना चाहिए, उसकी हम लोग बात करेंगे दोनों पेपर्स के लिए। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में बेसिकली केमिस्ट्री के 2 पेपर लगते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह आप सभी को पता है। इन 2 पेपर्स का जो डिस्कशन है वो लेंदी है, मतलब दोनों पेपर अपने आप में एक क्या बोलते हैं, लेंदी पेपर्स हैं। उनमें यूनिट्स हैं वो अपने आप में एक क्या बोलते हैं, काफी लेंदी यूनिट्स हैं, जिनमें टॉपिक्स काफी वास्ट है। इसलिए दोनों पेपर्स को एक वीडियो में डिस्कस करना काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, टाइम कंज्यूम करने वाला था। इसलिए जो पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इसको डिकोड करने का काम हमने 2 वीडियोस में किया है। पार्ट 1 यानी कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग पेपर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और पार्ट 2 जो इसके बाद आएगा, आप ये मत समझिए मैं अटक गया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्ट 1 के लिए, पेपर 1 के लिए है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बेसिकली आपका आएगा पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, अब आपको इतना तो पता ही चल गया कि आज हम लोग केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर में लगने वाले पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो उसके बारे में हम लोग बात शुरू करें, इससे पहले हम लोग एग्जाम स्कीम को समझ लेते हैं। उसका कारण है एक, मैं आपको कुछ चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, वीडियो में कुछ भी मैं शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उस एग्जाम के नेचर को पकड़ना होता है, उस एग्जाम का पैटर्न, उस एग्जाम का नेचर, उस एग्जाम का लेवल आपके दिलो दिमाग में बस जाना चाहिए। आपका जो जो लेवल है, आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है, वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के लेवल के हिसाब से हो जाना चाहिए, उसके साथ आपकी ट्यूनिंग हो जानी चाहिए। या केमिस्ट्री में यूं कहें कि आपका रेजोनेंस एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स के साथ में। जिस दिन ये हो गया, यानी कि आपकी तैयारी का रेजोनेंस एस्टैब्लिश हो गया, किसके साथ में, मतलब आप रेजोनेंस में आ जाओगे क्वेश्चन पेपर्स या सिलेबस के साथ में, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ये कब होगा? ये तब होगा जब आपकी प्रिपरेशन 100% एग्जाम के स्तर और एग्जाम की प्रकृति के हिसाब से होगी। एग्जाम की प्रकृति का मतलब क्या है, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताता हूं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, आप देख लेना, बहुत सारे टॉपिक्स, या लगभग मैं कहूं कि काफी सारे जो टॉपिक हैं वो आपके नेट के सिलेबस में मिल जाएंगे। लेकिन उन्हीं यूनिट्स में नेट की एग्जाम की तैयारी करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, जो कंटेंट है, वो पूरी तरह से अलग है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यदि आप चेज करना चाहते हो, तो उन्हीं यूनिट्स में आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट कंटेंट अपनाना पड़ सकता है। इसी को कहते हैं जैसा एग्जाम वैसी तैयारी। बात को समझिए। तो आपको यदि इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो पहले आप अच्छी तरह से इस एग्जाम के नेचर को पकड़िए। यदि आपने नेचर को पकड़ लिया और इसके साथ रेजोनेंस में आ गए, तो काम खत्म, डन डनाडन डन। ओके, यस, तो ये मुझे मैसेज देना था। ये बेसिकली मैं आपको क्या है कि वीडियो के दौरान एस के वर्मा टिप देता रहूंगा। ये मेरी पहली टिप है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसके साथ रेजोनेंस में आना ही पड़ेगा। ओके, ये बात हो गई। यस,
अब हम बेसिकली शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसको देख लेते हैं। 2 स्टेजेस में ये एग्जाम होने वाली है। 2 स्टेजेस में इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। पहला स्टेज है इसका रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद में होगा इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें तो इसमें 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 और पेपर 2 आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के होने वाले हैं। इनमें केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस आएंगे और कुछ इसमें मतलब और कोई टॉपिक इसमें शामिल नहीं है, केमिस्ट्री के ही टॉपिक्स हैं इनके सिलेबस में। दोनों में 75 क्वेश्चन मार्क्स के होंगे दोनों पेपर, जिनमें 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये बेसिकली 3-3 घंटे के पेपर होंगे। कौन? पेपर 1, पेपर 2 दोनों केमिस्ट्री के होंगे, जिसकी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात करेंगे। इतनी बात हो गई? ओके। अब जो खतरनाक चीज है वो कौन सा है? पेपर 3। खतरनाक कैसे है आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी तो आप यही समझ लो कि ये खतरनाक है। ठीक है, अब जो खतरनाक चीज है पार्ट 3, पेपर 3। पेपर 3 कौन सा है? पेपर 3 है आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का। खतरनाक क्यों है बताने वाला हूं। ठीक है, धैर्य रखो भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। ठीक है, अब इसमें आपके ये टोटल 50 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं और ये एग्जाम आपका जो पेपर 3 है वो 2 घंटे का होगा। इस तरह से आप देख लो, आपको टोटल 400 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको 400 मिलने वाले हैं, जो कि टोटल 200 नंबर के होंगे। ये आपकी रिटन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है। ओके, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो देखो, ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, बाइलिंगुअल में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 है। 1/3 का मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसका 1/3 आपका काटा जाएगा जब आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। अब जो मैं कह रहा था, क्या पेपर 3 खतरनाक है? क्यों खतरनाक है? क्योंकि आरपीएससी ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंज किया है और वो एक बड़ा और मेजर चेंज है इस एग्जाम के लिए, और वो मेजर चेंज आपके सामने है। क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 3 पेपर लगते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो कि आपने देख लिया अभी। इन तीनों में अलग अलग आपके कम से कम 36% होने चाहिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स डिक्लेयर कर दिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कि यदि आपके तीनों पेपर में अलग अलग 36% मार्क्स नहीं है तो आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई, आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। तो आप इसका मतलब ये सोचो कि तीनों में 36 मिनिमम होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल भी 36 होना चाहिए। नहीं, तीनों पेपर में मिलाकर के एग्रीगेट मार्क्स आपका 40% होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन लगेगी, यानी कि इंडिविजुअल पेपर में आपका मिनिमम 36% होना ही चाहिए और ओवरऑल तीनों पेपर में एग्रीगेट मार्क्स आपके 40% होने ही चाहिए। तभी आप रिटन को क्वालिफाई करोगे और इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, वरना आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। चाहे आपका केमिस्ट्री आपको कितनी आती हो, उनको कोई मतलब नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस तरह से है, ऐसे ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। बात को समझो। ठीक है, बैलेंस वे में वो चाहते हैं कि हमें बैलेंस वे में तैयारी करने वाला चाहिए। बैलेंस वे में ही आपको तैयारी करनी है, तभी आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। वरना क्या है कि आपको मतलब आप डिस्क्वालीफाई पहले ही हो जाओगे। इंटरव्यू का मैं बता देता हूं आपको, 24 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो कितना हो गया। वो आपका 200 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन है, प्लस में 24 नंबर का इंटरव्यू है। 224 का टोटल स्कोर हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 224 हो गए। 224 में से आपके कितने आएंगे, उनकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद में सिलेक्शन होगा, टॉप जितनी भी सीट है उसके हिसाब से। ये हो गया एक मोटा सा एनालिसिस किसका, एग्जाम स्कीम का। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था आपको, मैं बीच में आपको एसके वर्मा टिप है वो मैं देता रहूंगा। ठीक है, एसके वर्मा स्पेशल जो टिप है लर्निंग केमिस्ट्री की, जो खास बात है कि इसमें आपको हर वीडियो में एसके वर्मा स्पेशल टिप आपको देखने को मिलती है। तो एसके वर्मा स्पेशल टिप के रूप में सबसे पहली टिप जो मैं आपको दे रहा हूं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की तैयारी करने जा रहे हैं तो वो क्या है, वो ये है कि जो पेपर है वो आजकल पूरा का पूरा आपका रेफरेंस बुक्स में से बन रहे हैं। रेफरेंस बुक्स में, यदि आप रेफरेंस बुक्स आपने एमएससी के दौरान नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पढ़नी ही पड़ेगी। सुन लो बात को, कंफर्म नोट कर लो, पढ़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी पार नहीं पड़ेगी। ये भी सुन लो अच्छी तरह से, क्योंकि आरपीएससी जिस हिसाब से पिछले 6 महीने से जिस मोड ऑफ एक्शन में चल रही है उसके हिसाब से अब आप मान के चलिए कि आने वाला जो पेपर है वो रेफरेंस बुक्स पर काफी ज्यादा डिपेंड होने वाला है। तो आप भी यदि रेफरेंस बुक्स पढ़ करके जाओगे तो बल्ले बल्ले होगी, वरना तो चल्ले चल्ले हो जाएगी। ओके, इतनी बात हो गई। यस, तो ये हो गया है ना, ये एसके वर्मा टिप थी। अब आप कहेंगे सर
कौन सी बुक पढ़े, कौन सी रेफरेंस बुक से। तो देखो अभी मैं आपको ये बता दूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस हिसाब से आरपीएससी के क्वेश्चंस पेपर्स बन रहे हैं पिछले 6 महीने से, अभी आरपीएससी ने पिछले 6 महीने से नहीं, पिछले 5 साल से, पिछले 5 साल से जो बुक्स ज्यादा पॉपुलर हैं आरपीएससी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ। अब आप कहेंगे सर इनमें क्या खास बात है, ये तो हमें सारी पता है बोल करके जेडीली पढ़नी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और पूरी शर्मा कालिया पढ़नी होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी पूरी शर्मा पठानिया में से आती है जनरली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी पार्ट आपको मॉरिसन बॉयड में मिलता है, वो आपको यहीं से पढ़ना है। और एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि आरपीएससी का एग्जाम चाहे कोई भी हो, एग्जाम चाहे कोई भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एनसीईआरटी में से हूबहू क्वेश्चन ना दें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये न्यूमेरिकल हूबहू एनसीईआरटी में से ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये तो एक सेट है, ये एक सेट है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहां पर आप देखियो, मैं एक चीज और बता दूं आपको, मैं कुछ चीजें आपके फंडामेंटल क्लियर करता जाऊंगा। नंबर 1, किताबें केमिस्ट्री की बहुत सारी हैं, आप भी जानते हो, कम से कम 50 जीबी किताबें और 1000 किताबें, 1000 किताबें तो मान लो, जिनकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, ठीक है। किताबें अनगिनत है मेरे पास, जो है ये मान लो वो जो टोटल सारी अवेलेबल है उसका 0.001% भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, क्या इतनी सारी किताबें पढ़ना पॉसिबल है? नहीं है। हम क्या करने वाले हैं इन वीडियोस में, जो किताबें जिन किताबों का एग्जाम के पेपर के साथ में रेजोनेंस है, यानी कि ऐसा लगता है कि इस पेपर को इन किताबों के साथ, इन किताबों को पढ़ करके क्रैक किया जा सकता है, हम फोकस करेंगे केवल उन किताबों पर। बात को समझ रहे हो? हम फोकस करेंगे केवल उन किताबों पर, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो बुक लिस्ट है वो लंबी ना हो। ऐसा नहीं हो कि मैं हर यूनिट के लिए आपको अलग बुक बता दूं, तो आप 15 बुक 20 बुक थोड़ी ना खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं यहां पर आपको नंबर ऑफ बुक्स है ना वो कम से कम रखूं, यानी कि कम से कम बुक में हम लोग ये जो पूरा कोर्स है उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से, ये जो पूरा सिलेबस है इसको बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किताबें तो बहुत सारी है देखो, है ना, लेकिन हम लोग यहां पर एक लिमिटेड बुक्स के साथ ही पूरा सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से कुछ बुक मैंने आपके सामने रखी है। तो अब हम फाइनली आ गए हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 में, ठीक है, जिसके जो आपके क्या बोलते हैं, हाँ, इसके जो टॉपिक्स हैं, इसके जो यूनिट्स है, वो हम लोग बात करने वाले हैं 1 by 1। ओके, बात खत्म नहीं, बात शुरू हुई है अब। ओके, हाँ ठीक है। ओके, अब मैं सबसे पहले, आपकी पहली यूनिट है पेपर 1 यूनिट 1 केमिकल पेरियोडिसिटी। केमिकल पेरियोडिसिटी की बात करूंगा। अब कहां से पढ़ना है बता देता हूं फटाफट से, आप जरा देख लेना, ठीक है। केमिकल पेरियोडिसिटी का बेसिक टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपको सबसे पहले क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है वहां से इसको लगाना है। उस चैप्टर की आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए, उस चैप्टर में चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस हैं वो भी पता होना चाहिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको होने चाहिए, ठीक है। यहां से आपका फंडामेंटल कवर होगा। उसके बाद में यही टॉपिक केमिकल पेरियोडिसिटी आपको पुरी शर्मा कालिया या फिर अजय कुमार में से लेना है। अजय कुमार की एक अच्छी बुक आती है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुन लो। अजय कुमार की जो कुछ बुक्स आती हैं, 3-4 बुक्स आती हैं, उनमें एक काफी फेमस बुक है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें से आप यदि ये टॉपिक लेंगे एनसीईआरटी में से पढ़ने के बाद में, तो ये काफी अच्छा रहेगा। यदि आप इसमें से नहीं लेना चाहते हैं, पुरी शर्मा कालिया आपके पास ऑलरेडी है, तो पुरी शर्मा कालिया में से भी आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब है कि इस टॉपिक का बेस्ट कंटेंट मैंने आपके सामने रख दिया है। आपको ये टॉपिक यहीं से बार बार पढ़ना है। इसके अलावा थ्योरी आपको कहीं से नहीं पढ़नी है, बाकी जो बचेगा वो क्वेश्चंस में आपका कवर हो जाएगा, नहीं कुछ बचेगा ही नहीं। 100% आप मान के चलिए एनसीईआरटी प्लस में अजय कुमार आपने कर ली, कुछ भी नहीं बचेगा। सुन लीजिए अच्छी तरह से इस टॉपिक के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट। ओके, अगला केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जरा टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक क्या क्या है। एक तो आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, वीबीटी है, एलसीएओ है, एमओटी है। एमओटी किस किस की है? होमोमोलिकुलर डायटोमिक की है, और हेट्रो की भी है, और पोली की भी है। ओके, और इसके हैं कोल्सन डायग्राम है, जो अपन एनर्जी के डायग्राम बनाते हैं ना एमओटी के, वो ये होते हैं कोल्सन डायग्राम। ओके, अब इसके बाद में वीएससीपीआर है, हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हो जाएगा, फायान है, ये सब हो जाएगा। ओके, कहां से लेना है सुन लो जरा।
क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें आपके फंडामेंटल्स जो हैं, चाहे वो एमओटी के हों, चाहे वीएससीपीआर के हों, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हों, चाहे फायन रूल के हों, चाहे पोलैरिटी के हों, फंडामेंटल्स के लिए, बेसिक फंडामेंटल्स के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर जो है इसका वो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है क्लास 11 में, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कंपलसरी। शुरुआत वहीं से होगी इस यूनिट को पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? केमिकल बॉन्डिंग पैरेलली आपका पुरी शर्मा कालिया में भी है, अजय कुमार में भी है और जेडीली में भी है, ठीक है। अब लेकिन आप अलग वाइज टॉपिक वाइज जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं जेडीली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन मतलब ये सारे टॉपिक हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अजय कुमार जो मैंने आपको ऊपर बताई है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से भी आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरी शर्मा कालिया आपके पास है, यहां से भी पढ़ सकते हैं। जेडीली में भी दिया हुआ है, लेकिन जेडीली में जैसे आपका हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल, अब जेडीली क्या है बेचारी 40 साल पुरानी हो गई है ना, पता नहीं आरपीएससी वाले इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। जेडीली जो लास्ट लिखी गई थी वो 1980 में लिखी गई थी, उसके बाद जेडीली में कोई अपडेट नहीं है। आज आप देखिए 45 साल पुरानी बुक है, उसके बाद में हजारों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आ गई, लेकिन आरपीएससी को दूसरी बुक नहीं मिल रही है। मुझे लगता है एक दिन मुझे ही 10 किताबें खरीद करके इन वहां डालनी पड़ेंगी कि भैया उसका पीछा छोड़ दो, अब उसके बाद में ये किताबें आ गई है, जमाना बहुत बदल गया है। इंडिया पहले ही डेवलप्ड कंट्रीज से कितने साल पीछे चल रहा है, तुम और भी पीछे चल रहे हो, ये क्या तरीका हुआ? ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें तो एग्जाम पास करनी है, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है। ओके यस, अब आप वापस देखो कि क्या बोलते हैं, ये हो गया, हाँ पुरी शर्मा कालिया हो गया, अजय कुमार हो गया, जेडीली हो गया। ओके, इनमें से मैं आपको बता दूं बेस्ट टू बेस्ट जो कंटेंट दिया हुआ है ना, वो पुरी शर्मा कालिया और अजय कुमार में दिया हुआ है। लेकिन अब ये क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं जेडीली को, ठीक है। तो अब जेडीली में आपको आप देखोगे तो एमओटी जो एमओटी के फंडामेंटल्स जेडीली में सही हैं एकदम, ठीक है। बाकी भी ठीक ठाक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टॉपिक है वो आप जेडीली में से ले लेना, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो बाकी जगह नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, इसके अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं है। पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट है, ये भी जेडीली में से आप ले लेना। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक है ये आपको यहां से कवर करना है, या तो आप अजय कुमार और जेडीली पढ़ लेना, या पुरी शर्मा कालिया और जेडीली पढ़ लेना, या आप पुरी शर्मा कालिया पढ़ोगे तो आपको लगेगा जेडीली के जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी सारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अजय कुमार में पढ़ोगे तो आपको लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, जेडीली से बहुत बेहतर कंटेंट आपको अजय कुमार वाली बुक में मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल है ये भी आपको अजय कुमार में मिल जाएगा, और पीएसके में मिल जाएगा। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये भी आपको वहां मिल जाएगा। ओके, अब आप देखो, मैंने ये जो लिस्ट है ये पिछली यूनिट में भी थी, इस यूनिट में भी है। तो मैंने कांस्टेंट इसलिए रखी है क्योंकि जैसे मान लेते हैं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि हमें एक ही बुक में से ये लेकर के चलना पड़े, यानी कि बुक की लिस्ट हमारी छोटी छोटी हो, ठीक है। इसलिए मैं पूरी कोशिश है कि नई बुक को मैं रेफर करने के चांसेस कम है, जहां बहुत जरूरत पड़ेगी वहीं पर। अदरवाइज ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रहा हूं पुरी शर्मा कालिया और अजय कुमार का, ये बेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। जेडीली भी बेस्ट है, ठीक है, लेकिन आप इन जेडीली से पहले इनको पढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, चलते हैं आगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार जेडीली में से जरूर देख लेना, वहां कुछ अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पता चला वहीं से क्वेश्चन आ गया। ओके, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री तीसरी यूनिट है आपकी, इसको भी जरा देख लो। इसमें भी आपको करना वही है, देखो ये जो शुरू वाले टॉपिक है ना, प्रॉपर्टीज विद स्पेशल रेफरेंस टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, ठीक है। ये आपको एक बार के लिए ये जो टॉपिक है ट्रांजिशन मेटल्स वाला, ये आपको एनसीईआरटी में से लगाना है। वहां से आपको कई सारे केसेस जो हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके फंडामेंटल जो हैं, कई फैक्ट हैं, आपको पकड़ में आएंगे। मतलब चाहे आपको आते हो चाहे नहीं आते हो, एक बार वहां से रीडिंग लगाना जरूरी है, ठीक है। ये बात हो गई। ओके, वो आपको आता है तो मेरे ख्याल से आप 1 घंटे में आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के खत्म कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में वापस वही है, पुरी शर्मा कालिया में ये सारे टॉपिक्स आपके मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका मेटल टू मेटल लिगेंड, ये जो एलएमसीटी है, एलएमसीटी यानी कि आपके चार्ज ट्रांसफर हैं, एलएमसीटी और एमएलसीटी, ये दोनों आपके पुरी शर्मा कालिया और आपका मीजलर एंड टार में आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। सुन लो अच्छी तरह से, पुरी शर्मा कालिया में एंड मीजलर एंड टार में आपको ये बहुत ही बड़े ही प्यार से ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेटल एटम क्लस्टर है, अब मेटल एटम क्लस्टर कहां से लोगे वो भी सुन लो। मेटल एटम क्लस्टर आपका पुरी शर्मा कालिया में भी है, ठीक है, मीजलर एंड टार में भी है, ठीक है, और जेई हुई में भी है। आप कहीं से भी ले लो, आपके पास मिजलर एंड टार है वहां से ले लो, जेई हुई है वहां से ले लो, पुरी शर्मा कालिया है वहां से ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुरी शर्मा कालिया आपने कवर कर ली है तो एक बार मिजलर एंड टार में जरूर देख लेना इसको, मेटल क्लस्टर वाले टॉपिक को, ठीक है। इतनी बात हो गई। ओके,
नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपको लेना है, कहीं से नहीं लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है वहां से लेना है। अजय कुमार की मैंने बताया ना 3-4 बुक आती है, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली बुक की बात कर रहा हूं। अजय कुमार की जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है उसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक मिल जाएंगे, ये सारा आपको मिल जाएगा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी वहां मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म है, सीएफटी के कुछ टॉपिक्स हैं, सीएफएसई है, जॉन टेलर इफेक्ट है, ये सारा आपको अजय कुमार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से मिल जाएगा, ये आपको वहीं से लेना है। पूरी शर्मा कालिया की बुक आपके पास होनी चाहिए, आपको उसको भी रेफर करना है, ठीक है। बाकी यदि आपको इनमें से कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, सारे मिल जाएंगे वैसे, तो आप मिजलर एंड टार पे जा सकते हो, जेई हुई पे जा सकते हो। जेई हुई पर जाने की उतनी कोई जरूरत है नहीं, आपका काम मोटा मोटा अजय कुमार और पूरी शर्मा कालिया और एनसीईआरटी को मिलाकर के आपका हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब ये जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है, ये लिगेंड फील्ड थ्योरी, अब इन्होंने देखो इंडिविजुअल टॉपिक लिखा है एक पूरी यूनिट में, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिगेंड फील्ड थ्योरी को आपको पढ़ना है पूरी शर्मा कालिया से, पूरी शर्मा कालिया से इसको पढ़ना है। इसके अलावा आपका जॉन टेलर इफेक्ट है, जॉन टेलर इफेक्ट आप अजय कुमार और पूरी शर्मा कालिया में से पढ़ लो, दोनों में मिला करके आपका काफी अच्छे से कवर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अजय कुमार कौन सी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली अजय कुमार, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो ये इस यूनिट को मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करी है। इसमें आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है वो भी आपको एनसीईआरटी में से लगाना है, यानी कि एनसीईआरटी में से आपको एक तो डी ब्लॉक वाला जो पार्ट है वो लगाना है, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर है वो लगाना है। ये दोनों एनसीईआरटी में लगाने के बाद आपको अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पूरी शर्मा कालिया, ये दोनों बुक आपको टटोलनी है। यदि ये हो जाए फिर आप मेटल क्लस्टर के लिए आप मिजलर एंड टार वगैरह जा सकते हो, नहीं तो इतना हो जाए वो काफी है। इतने में आपका ये जो टॉपिक है ये 100% आपका कवर हो जाएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप जरा याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने अजय कुमार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहां बताई है, अजय कुमार बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कहां बताई है, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या कहा था, बीच बीच में मैं एसके वर्मा जो टिप है वो मैं आपको देता रहूंगा, वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि अगली जो एसके वर्मा टिप है वो बेसिकली लर्निंग केमिस्ट्री द्वारा रिलीज की गई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक है, जिसका टाइटल है बोल करके केमिस्ट्री पीवाईक्यू बुक। ये बुक लर्निंग केमिस्ट्री रिलीज कर चुका है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आरपीएससी का केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने वाले हैं। जैसे कि आपके चाहे आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, केमिस्ट का हो, एसीएफ का हो, जूनियर केमिस्ट का हो, लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन का हो, किसी का भी एग्जाम हो, ये बुक काफी ज्यादा यूजफुल है उनके लिए, ठीक है। केमिस्ट्री पीवाईक्यूज बुक, तो आप यदि केमिस्ट्री पीवाईक्यू बुक लर्निंग केमिस्ट्री की लेते हैं तो आपको आंसर की तो मिलने वाली है बुक में और वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इस तरह से इस बुक को लेकर के आपके बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनके फंडामेंटल्स आपके आराम से कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, एकदम 100% आपका कवर होने वाला है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, ओके। चलते हैं आगे। ये एसके वर्मा जो टिप थी वो थी। अब बेसिकली हम एक उस यूनिट के लिए आ गए हैं जिसकी क्वेरीज बेसिकली काफी ज्यादा आती थी कि सर बाकी सब तो ठीक है, ये कहां से पढ़ें, ये बता दो आप तो बस। तो वो यूनिट कौन सी है? ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये यूनिट नंबर 4 है, इसमें 2 पार्ट है बेसिकली, एक तो आपका ग्रीन केमिस्ट्री का है और एक आपका नैनो केमिस्ट्री का है, ठीक है, यस। अब हाँ, ठीक है। अब मैं एक चीज यहां पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री पीवाईक्यू बुक है, इसके बारे में जो बेसिकली इसका जो सैंपल है, आप देखना चाहते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के बहुत सारे क्वेश्चन, क्या लगभग जो भी टॉपिक स्कूल व्याख्याता एग्जाम में है वो सभी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। यदि आप सैंपल देखना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लर्निंग केमिस्ट्री के नाम से, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका जो है आपको सैंपल मिल जाएगा, ओके। चलते हैं आगे, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, ओके। अब आप इसको देख लो कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन रिएजेंट, ग्रीन सिंथेसिस, इतना ही है बस। ग्रीन केमिस्ट्री की 2 लाइन है भाई, ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं क्लियर कट इस यूनिट के साथ आपको करना क्या है। इस यूनिट का फंडामेंटल कहां से कवर करेंगे, सुन लेना जरा, है ना, सुन लेना। बेसिक्स कहां से कवर करेंगे, हाँ,
बेसिक्स आपको कवर करने हैं इस यूनिट के। बेसिकली महाराष्ट्र बोर्ड है ना, जैसे राजस्थान बोर्ड आरबीएसई, वैसे महाराष्ट्र बोर्ड है। महाराष्ट्र बोर्ड में केमिस्ट्री की एक बुक चलती है क्लास 12th में, जिसमें 16th चैप्टर है आपका, 16th चैप्टर है ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री का। वो आपको डाउनलोड करना है। 7 से 8 पेज का चैप्टर है, जिसमें आपको नैनो केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री दोनों के फंडामेंटल आपके कवर हो जाएंगे। बात आपको समझ में आ गई? फंडामेंटल आपको कवर हो जाएंगे उस 16 चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड। आप गूगल में भी लिखेंगे ना, गूगल में आप लिखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th ग्रीन केमिस्ट्री चैप्टर, आ जाएगा। वो बेचारा बहुत सिंपल सा है, गूगल पे पड़ा है हर जगह, ठीक है। बिल्कुल नखरे नहीं करेगा, तुरंत आएगा, आपके कहते ही हाजिर हो जाएगा। ये लो भाई साहब, ओके ओके। हो सकता है आपने वो डाउनलोड कर भी रखा हो लेकिन आपको पता नहीं हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगला मैं आपको बता दूं, ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री का फंडामेंटल कवर करने के लिए मॉरिसन बोर्ड की बुक में 2 चैप्टर दिए हुए हैं छोटे छोटे, ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो के नाम से। वो आपको कवर करने हैं। यहां से ये स्टेज नंबर 2 होगी इस यूनिट को कवर करने की। यहां तक आपका मोटा मोटा काम हो जाएगा, सुन लो, यहां तक आपका मोटा मोटा काम हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, अब आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुई, कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स हुआ, टेम्स, ये जो है टेम, सेम, एसपीएमटी, एएफएम, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एएससीए आदि है, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन सिंथेसिस हुआ, ग्रीन रिएजेंट हुआ। ये स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनको कवर करने के लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता रहा हूं। ग्रीन केमिस्ट्री के लिए प्रगति पब्लिकेशन की गुरुत्व एंड गुरुत्व आती है, जिससे आपका मोटा मोटा ग्रीन केमिस्ट्री का काम हो जाएगा। यदि यहां से नहीं होता है, आप चाहते हैं कि बुक नहीं खरीदनी पड़े, तो इग्नू के मॉड्यूल्स हैं, इग्नू के मॉड्यूल्स आते हैं। आप लिखें गूगल में, गूगल भाई साहब को ऑर्डर दें आप कि भैया जी इग्नू के ग्रीन केमिस्ट्री के मॉड्यूल दे दो हमें। वो बेचारा इतना सीधा है, आपके कहते ही दे देता है। बस दिक्कत ये है कि आप कहते ही नहीं है, ठीक है। तो ये इग्नू के मॉड्यूल आप डाउनलोड करें ग्रीन केमिस्ट्री के। बाकायदा ग्रीन केमिस्ट्री के मॉड्यूल में 7 से 8 चैप्टर हैं, वहां पर आपका मेजॉरिटी ऑफ काम ग्रीन केमिस्ट्री का हो जाएगा। आप कहोगे सर हमारी तो इसमें पार नहीं पड़ेगी, तो भैया पार तो पढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि वीके अहलूवालिया की ग्रीन केमिस्ट्री की बुक आती है, न्यू ट्रेंड्स इन ग्रीन केमिस्ट्री। उसकी पीडीएफ जगह जगह पड़ी है, बस आपने देखी नहीं। आप गूगल में लिख दोगे, गूगल दे देगा, टेलीग्राम में लिख दोगे, टेलीग्राम दे देगा, कोई भी आपको इसकी पीडीएफ दे देगा। वीके अहलूवालिया की ग्रीन केमिस्ट्री की बुक। तो मैंने आपको ग्रीन केमिस्ट्री के लिए इतना बता दिया। 3 मैंने आपको बुक बता दी, वीके अहलूवालिया की, इग्नू के मॉड्यूल्स बता दिए और गुरुत्व एंड गुरुत्व की। इसके अलावा ग्रीन केमिस्ट्री मॉड्यूल, ग्रीन केमिस्ट्री किसमें है? मॉरिसन बोर्ड में है। इसके अलावा महाराष्ट्र बोर्ड की जो क्लास 12th का केमिस्ट्री का 16 चैप्टर है। ग्रीन केमिस्ट्री आपकी इसमें कवर हो जाएगी 100 से भी 200%, ये मान के चलो। जो जो आपको टॉपिक चाहिए वो इनमें आराम से मिलने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनसे आप अपने नोट्स बना लें, मजे करें, ठीक है। आप कहोगे सर ग्रीन केमिस्ट्री तो हो गई, नैनो का क्या करें? नैनो का क्या करें? तो नैनो का भी इलाज है। नैनो के फंडामेंटल्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। यहां तक आपके ये दोनों के यूनिट के फंडामेंटल कवर हो रहे हैं इन दोनों में, ठीक है। इसके अलावा नैनो केमिस्ट्री में भी प्रगति पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उसकी कंटेंट लिस्ट देखें। मैक्सिमम टॉपिक आपको वहां मिल जाएंगे, मैक्सिमम आपको मिलने वाले हैं, सुन लीजिए। प्रगति पब्लिकेशन की भी बुक आती है और न्यू एज पब्लिकेशन की भी बुक आती है। आप एक काम करें, प्रगति पब्लिकेशन और न्यू एज पब्लिकेशन की नैनो केमिस्ट्री की बुक को सर्च करें, कंटेंट चेक करें। यदि आपके कंटेंट इन दोनों में से जो ज्यादा, दोनों ही सुटेबल हैं, लेकिन जो आपको कम पेज में ज्यादा सुटेबल कंटेंट दे रही है उसको आप परचेज कर ले, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं आपको ग्रीन नैनो केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक भी बता सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे आपको नैनो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं बनाना। मुझे आपको केवल इतना इनेबल करना है, इतना एक्सपर्ट बनाना है कि आप इस यूनिट के जितने सवाल आएंगे, ठीक है, वो आप चेज कर पाओ, बस। इससे ज्यादा नहीं है। बात को समझो, ग्रीन केमिस्ट्री के 5 से 6 सवाल आएंगे और 6-7 सवाल आपके किसके आएंगे? नैनो केमिस्ट्री के आएंगे। तो मुझे ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको 500 पेज की किताब पकड़ा दूं और कहूं इसको पढ़ो बोल करके, उसी में 6 महीने हो जाएंगे। इसलिए बात को समझो, एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंटेंट भी टाइम जितना है, जितने टाइम में हमें कवर करना है, उस यूनिट की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि ग्रीन केमिस्ट्री की यही बुक है। अरे नहीं भाई, हजारों बुक है, लेकिन आपको तो एग्जाम देना है ना, आपको थोड़ी ना कोई ग्रीन केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बनना है। बात को समझिए, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ जो नैनो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आप प्रगति पब्लिकेशन की बुक आती है नैनो केमिस्ट्री की, छोटी सी है ना, 100-150 पेज की, या तो आप वो ले लीजिए, या न्यू एज पब्लिकेशन की बुक आती है, जिनको बेसिकली ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये दोनों पब्लिकेशन में जो मोस्ट ऑफ बुक्स है वो इंडियन ऑथर्स की हैं। इंडियन ऑथर्स की जो लैंग्वेज है वो आपको ज्यादा सुटेबल बैठेगी, उनका जो कंटेंट है वो भी आपको ज्यादा सुटेबल बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों पब्लिकेशंस की मैंने आपको नैनो केमिस्ट्री की बुक बताई है। आप कहोगे सर नहीं सर, मजा नहीं आया सर,
थोड़ा और छोटा करो इसको, कंटेंट को, ठीक है। तो भैया जी इग्नू तो हमारे लिए बैठा ही है ना, आप लिखो नैनो केमिस्ट्री इग्नू मॉड्यूल, नैनो टेक्नोलॉजी इग्नू मॉड्यूल, नैनो साइंस इग्नू मॉड्यूल, जो भी आपको सब नजर आ रहा है 3-4 तरह से करके लिखो। इग्नू की अलग अलग पीडीएफ आएगी, उनको आप देख लो, उनमें से जो आपके टॉपिक है सुटेबल हैं वो आप उठा लो, मजे करो, बात खत्म। आप कहोगे सर यहाँ से भी पार नहीं पड़ी हमें हमारी, तो फिर भैया एक ही रास्ता बचता है, आप गूगल को ओपन माइंडेड ऑर्डर दो कि भैया मुझे नैनो केमिस्ट्री के इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, तो आपको उसी की पीडीएफ देगा। यानी कि आपको टॉपिक वाइज सर्च करना है, टॉपिक वाइज सर्च करना है कि मुझे कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल में टेम की दो, फिर सेम की दो, फिर एसपीएमटी की दो। इस तरह से आप करते चले जाओगे ना, तो आपको मिलते चले जाएंगे वो, और उनसे आप अपने नोट्स बना सकते हो। मेरे ख्याल से गूगल तक भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप प्रगति पब्लिकेशन या न्यू एज पब्लिकेशन और इग्नू के मॉड्यूल्स आप फॉलो करते हो। तो क्यों? क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी ये जो बेसिक्स मैंने 2 बताए हैं वहां कवर हो जाएगी। उसके अलावा सुन लो, आप कहोगे सर हमारी तो यहां भी पार नहीं पड़ी, तो फिर मैं आपको ऐसी बुक बताने वाला हूं जो गूगल पे अवेलेबल है, जिसकी पीडीएफ नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो प्रैक्टिसेस, नैनो टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस की एक बुक आती है बोल करके, सुलभा के कुलकर्णी की बुक आती है, ठीक है, जिसको मैं आपको दिखा दूं क्या, कहां पर है वो, सुलभा के, ये रही सुलभा के कुलकर्णी। इसमें आपकी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, आपका पूरा सिलेबस है इस बुक में, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के नाम से आती है, ये 3rd एडिशन है इसका, और ये आपकी स्प्रिंगर पब्लिकेशन की बुक आती है। बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह से वो जो मैंने बताया ना, महाराष्ट्र बोर्ड में क्लास 12th में ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। आप गूगल पे जाओगे ना तो इस तरह से आपको ये दिखने वाली एक पीडीएफ दिखेगी, वही है बोल करके। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है, फंडामेंटल कवर हो जाता है आपका, ठीक है। तो आपको मैंने नैनो और आपको मैंने ग्रीन केमिस्ट्री के लिए बेस्ट टू बेस्ट जो कंटेंट है जिससे आपकी यूनिट तैयार हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। सुन लीजिए कान खोल करके, इतना डिटेल में इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगली यूनिट जिसके लिए कैंडिडेट मैसेज करते हैं वो आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री देखो ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, ये टॉपिक ज्यादा लग रहे हैं, वैसे आप पढ़ोगे तो बड़ी नहीं है क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैटर है, फटाफट से हो जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको, ये लोग कर क्या रहे हैं। पिछले कुछ एग्जाम में मैंने देखा है कि ये एनसीईआरटी से बाहर जा ही नहीं रहे। मतलब यदि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 10 सवाल आप देखोगे तो 5 आपको एहूबहू एनसीईआरटी में से मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप शुरू करो पढ़ना, उससे पहले क्लास 11 की जो एनसीईआरटी थी पुराने वाली, उसमें लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का था, वो आप पहले पढ़ लेना। सबसे पहले वो पढ़ लो अच्छी तरह से, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, नोट्स बनाने की क्यों जरूरत नहीं है? अरे भाई वो खुद चैप्टर इतना समराइज्ड वे में है कि आप उसमें से भी नोट्स बनाओगे और कुछ उसमें से भी आप निकाल दोगे तो ये अन्याय होगा उस चैप्टर के साथ में। इसलिए आपको वो पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन करते हुए, हाईलाइट करते हुए एनसीईआरटी की पीडीएफ आप निकाल लो गूगल में से। नई एनसीईआरटी में नहीं है ये चैप्टर, पुरानी में से मिलेगा। आप लिखोगे, गूगल को ऑर्डर दोगे तो बेचारा बहुत सीधा है, आपके कहते ही हाजिर कर देता है, ठीक है। इतना सीधा तो मैंने किसी को देखा नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, क्लास 11 की जो पुराने वाली एनसीईआरटी में 14th चैप्टर था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, उसको आपको घोट के पीना है, घोट के पीना है। सुन लो, आप यदि वो चैप्टर घोट के पी लिया, एक एक डेटा, एक एक कॉन्सेप्ट, तो मेजोरिटी ऑफ चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मेजोरिटी नहीं, 90% आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आप कहोगे सर मजा नहीं आया सर, क्या सर ये सर एनसीईआरटी करते रहते हो आप। तो फिर मैं आपको बता दूं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इग्नू मॉड्यूल पे आप चले जाओ स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। सुन लो, मान लेते हैं आपको ये नहीं मिला, क्या नहीं मिला, इंटरनेशनल वाटर क्वालिटी पैरामीटर आपको नहीं मिले अच्छे से, सीओडी, बीओडी, टीडीएस, पीएच, इनकी डिटेल नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, इग्नू मॉड्यूल को कहो ना, वो लाएगा आपके लिए, कहाँ दिक्कत है। आपको यदि ट्रीटमेंट ऑफ पोर्टेबल एंड सीवेज वाटर, वेस्ट वाटर नहीं मिला, अरे तो कोई बात नहीं भाई, इतना गुस्सा होने की जरूरत थोड़ी है, इग्नू को कहो ना, वो लाएगा आपके लिए, ठीक है। सोइल वाला है, सोइल प्रोफाइल है, ये सब है, वहां कहो। आप कहोगे सर नहीं सर हमें तो बुक बताओ बोल करके, हमें तो बुक बताओ। तो भैया जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की न्यू एज पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बहुत शानदार बुक है। मैंने खुद एमएससी के दौरान उस बुक को पढ़ा है और उसकी फोटोकॉपी कराई थी हमने। आज मुझे बड़ा दुख है कि वो फोटोकॉपी मैंने पता नहीं कहां फेंक दी, ठीक है। एके डे, अनिल कुमार डे, सुन लो, एके डे, इनकी ये बुक आती है, न्यू एज पब्लिकेशन की है, ठीक है। और इस बुक में आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का परमानेंट इलाज है, परमानेंट, सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है।
परमानेंट इलाज है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ करके सीधा इस बुक में से भी जाते हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यूनिट आपको एक डे में से पढ़नी है। यदि आप इग्नू मॉड्यूल्स में से आपने टॉपिक्स को मैनेज कर लिया तो अच्छी बात है, वरना आप एक डे में चले जाइए, वहां पर आपको मिलेगा सभी टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप गूगल में टॉपिक वाइज सर्च करो, आपको पीडीएफ बहुत सारी मिलेगी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चलती है। एक्चुअल में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कुछ तो आपके इंजीनियरिंग में भी चलती है, कुछ आपके जो अलग अलग एग्रीकल्चर में है वहां भी चलती है, इस तरह से कई एमएससी के कोर्सेज हैं वहां भी चलती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए इसकी पीडीएफ गूगल पे अवेलेबल है। आप यदि कहोगे कि भाई एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो मुझे पीडीएफ चाहिए तो अलग अलग जो है वो यूनिवर्सिटीज के चैप्टर आपके सामने आ सकते हैं, कंटेंट आपके सामने आ सकता है, उनमें आप सुटेबल टॉपिक उठा सकते हो। आप कहोगे सर और कोई बुक नहीं है क्या, बुक बताओ हमें। तो भैया फिर एक सीधी सिंपल सी बुक है प्रगति पब्लिकेशन की, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की एच कोर की बुक है। इससे भी आपका काम पूरा पूरा निकल जाएगा। यदि आप एक डे, मेरा तो कहना है कि आप एक डे को पढ़ो, एक डे को पढ़ो। एनवायरमेंटल के लिए बेस्ट और मोस्ट फेमस बुक है इंडिया के अंदर एक डे, ठीक है ना। फिर भी यदि आप जिद ही करोगे कि हमें तो इससे भी छोटा कंटेंट दो, इससे भी कम पेज वाला दो, तो फिर तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एच कोर की है, उसमें आपके मोस्ट ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा। सुन लीजिए अच्छी तरह से। तो एनसीईआरटी प्लस में ये जो इतनी सारी सामग्री मैंने बताई है, इसमें आपका 100% कवर हो जाएगा। मैंने ये जो कलेक्शन में लाया हूं ये एग्जाम के हिसाब से लेकर के आया हूं, बेस्ट टू बेस्ट जो कंटेंट पॉसिबल हो सकता है वो मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। तो ये हुई। अब ये बात मैंने आपको बता दी है नैनो टेक्नोलॉजी वाली, है ना। ये जो सुलभा के आपका जो है राइटर हैं सुलभा के कुलकर्णी, उनकी ये बुक है, काफी अच्छी बुक है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, महाराष्ट्र बोर्ड वाली जो पीडीएफ है क्लास 12th की, है ना, ठीक है। ओके 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 यस। अब यूनिट नंबर 6 आ जाती है ना, नोमेनक्लेचर। भाई इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते आए हो, एमएससी आप कर रहे हो, नोमेनक्लेचर तो आपने सीखा हुआ ही है बहुत सारा, ठीक है। तो इसमें नोमेनक्लेचर में एलिफेटिक, एरोमेटिक, इनकी आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये आपको बीएससी में, मॉरिसन बोर्ड में सब मिल जाता है, ठीक है। दिक्कत आपको कहाँ आएगी, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, स्पाइरेन है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं आती। आराम से खूब अच्छे पीडीएफ पढ़ें गूगल पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, मैं आपको बता दूं। जैसे हेट्रो एरोमेटिक है, हेट्रो एरोमेटिक का आप नोमेनक्लेचर कहां से लेंगे, बीएससी और मॉरिसन बोर्ड में से ले लो आप। बीएससी और मॉरिसन बोर्ड में से हेट्रो एरोमेटिक के जो नोमेनक्लेचर के हैं वो क्वेश्चन बना लो। बाइसाइक्लो और स्पाइरेन, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कई सारी बुक्स आती है ना, अच्छी बुक्स आती है, उनमें लास्ट में आजकल ये जो अपेंडिसेस देते हैं उसमें नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स के पीडीएफ होते हैं, वहां भी आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा वो नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी जो बुक आती है जो जेई के लिए रेफर करते हैं उसमें नोमेनक्लेचर का जो चैप्टर है उसमें आपको बाइसाइक्लो और आपको स्पाइरेन वहां मिल जाएगा, वहां से भी आपका काम चल सकता है। इसके अलावा ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं। ये जो यूनिट है नोमेनक्लेचर की, ये आपके नेट के सिलेबस में भी है, इसलिए नेट की कोई गाइड आपके पास अवेलेबल है, नेट के नोट्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें बाइसाइक्लो और स्पाइरेन है, हेट्रो एरोमेटिक है, इनके आपको नोमेनक्लेचर के नोट्स हैं, तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा। कई नेट की बुक्स आती है नेट को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे अरिहंत की नेट की गाइड आती है, वहां से आप देखेंगे तो वहां से भी ये जो बाइसाइक्लो और स्पाइरेन है, इनके आपको नोमेनक्लेचर के जो केसेस हैं, अलग अलग रूल्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं और आपकी जरूरत आप वहां से पूरी हो जाती है। बात आपको समझ में आ गई। तो ये यूनिट हमें जुगाड़ी करने हैं बेसिकली। मॉरिसन बोर्ड में आप देख लें, ये जो आपको हेट्रो एरोमेटिक और एरोमेटिक मॉरिसन बोर्ड, और आप बीएससी में से उठा लें इसको, ठीक है, बीएससी ऑर्गेनिक में से। बाइसाइक्लो ये आप नेट के आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं या नेट की गाइड अवेलेबल है अरिहंत वगैरह की, वहां से आप देख लें। इसके अलावा ये जो बाकी नोमेनक्लेचर है वो आप जेईई की कोई भी बुक आती है उस बुक का चैप्टर लेना है, मॉड्यूल नहीं लेना है भाई, किसी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं लेना, आपको बुक का चैप्टर लेना है। बुक के चैप्टर में आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये नोमेनक्लेचर वाली यूनिट आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बात बता दूं, यहां पर फिर टाइम आ गया है किसका, एसके वर्मा स्पेशल टिप का। ओके, तो एसके वर्मा स्पेशल टिप में मैं आपको 2 बुक्स बताने वाला हूं। एक तो आपको नोमेनक्लेचर की बुक है, एक आपको आरपी सरकार की बुक है। कौन सी सरकार की बुक है भाई, किसी सरकार की बुक नहीं है, आरपी सरकार हमारे ऑथर हैं, बेचारे बहुत अच्छे हैं, वेस्ट बंगाल के, उनकी एक बुक है, ठीक है। तो वो तो बात हो गई, चलो ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमें तो नोमेनक्लेचर की ऐसी चीज बताओ कि बस उसके सामने सब फीके पड़ जाएं, ठीक है। तो वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये एसके वर्मा टिप में पहला पॉइंट है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एससी पॉल की बुक आती है, और एससी पॉल की जो बुक है वो अल्फा साइंस इंटरनेशनल जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का ये एक पार्ट है, उनकी ये बुक है, काफी अच्छी बुक है। इनमें जितने भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके, स्पाइरो फिस्पाइरो जो भी हैं,
उन सब का नोमेनक्लेचर एकदम डिटेल में आपको वहां जा करके मिलता है ना। 200-250 पेज की ये बुक है, तो आपको यदि कोई स्पेशल ज़्यादा एम्फोसिस करना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने बताया है वहाँ से आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी बुक पता है किस लिए है? क्योंकि अच्छी बुक को पढ़ने से है ना जो मज़ा आता है उस मज़े को आप फील करोगे ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ोगे तो, कि आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल कंटेंट है क्या, हम घूम कहाँ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बेसिकली बात इस वीडियो में करने वाले हैं, वो कुछ बुक्स की करने वाले हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि भाई जेडी ले लो, हम लोग कहेंगे कि भाई पूरी शर्मा कालिया ले लो, हम लोग कहेंगे कि भाई मीजलर एंड टार ले लो ये ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इंडिया में ऐसी बुक भी है जो बहुत अच्छी है कॉम्पिटिशन्स के लिए, लेकिन राजस्थान में उसको उतना फॉलो नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स के बीच में उतनी पॉपुलर नहीं है राजस्थान में। वो है हमारे आरपी सरकार है। आरपी सरकार के 2 वॉल्यूम आते हैं, 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें पार्ट 1 में जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब दोनों में ही जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन पार्ट 1 में जनरल टॉपिक्स हैं और यहाँ पर स्पेशल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। ठीक है, मतलब जो ग्रुप वाइज इन्होंने डिस्कस किया है सभी एलिमेंट्स को, तो ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा कलेक्शन है ये दोनों बुक। और आपकी जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो मेजोरिटी के साथ इन दोनों में कवर हो जाती है। यानी कि ये जो पेपर 1 है ना आपका, ये पेपर 1 है, इस पेपर 1 में जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट है इन दोनों आरपी सरकार के वॉल्यूम में मोस्ट ऑफ आपका कवर हो जाएगा। आपके चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे आपकी पेरियोडिसिटी हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत शानदार बुक है आरपी सरकार की। ठीक है, ओके, तो इतनी बात हो गई। तो ये भी एक एसके वर्मा टिप थी आपके लिए, तो नोमेनक्लेचर वाला हो गया, एसके वर्मा टिप भी हो गई। अब आ जाते हैं अगली यूनिट, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 के लिए आइसोमेरिज्म के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब फंडामेंटल टॉपिक्स है सारे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हुई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बहुत ज्योमेट्रिकल और EZ-RS नोमेनक्लेचर हुआ, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस हुआ, एसिमेट्रिक सिंथेसिस हुआ। देखो ये सब जो कॉमन टॉपिक्स हैं, EZ नोमेनक्लेचर, RS और ये सब, ठीक है। फिर भी आपको जिस हिसाब से आरपीएससी चल रही है थोड़ा सा स्पेसिफिक होने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, एक तो ये जो आइसोमेरिज्म की यूनिट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की यूनिट है, एक तो आप ये जो कॉन्फॉर्मेशन एनालिसिस है, साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है, ठीक है। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मॉरिसन बॉयड जो है वो आप रेफर कर सकते हैं। मॉरिसन बॉयड में स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफी अच्छे दिए हुए हैं, आप उनको रेफर कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, आपने वहां से एक बार कवर कर लिया, या आपको लगता है कि मॉरिसन बॉयड वाला जो कंटेंट है, आप टॉपिक देखने से आपको पता लग जाएगा कि आपको वो आता है कि नहीं आता है, तो आप सीधा चले जाइए जो एमएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक चलती है जगदम्बा सिंह की, आप वहां से ये जो EZ है, RS है, इनके जो सभी रूल्स हैं, है ना, वो आप यहां से इस बुक से आप कवर कीजिए। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस आपका ब्यूटेन का है, इथेन का है, और आपका साइक्लोहेक्सेन और उसके कई डेरिवेटिव्स आते हैं, है ना, आपका मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल, 1,4 डाइमिथाइल, वो सारे आपको यहाँ मिलने वाले हैं जगदम्बा सिंह में। इसके अलावा जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, ये बेसिकली आपको मॉरिसन बॉयड में से जरूर लेना है, सुन लीजिए। इसके अलावा ये कहाँ मिलेंगे, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक आपको जगदम्बा सिंह में से भी मिलने वाले हैं। मोर ओवर ये यूनिट आपकी इन दोनों में कवर हो जाएगी, जगदम्बा सिंह एंड मॉरिसन बॉयड। अब आप कहेंगे यहाँ एक चीज और लिखी है सर आपने, उसका आपने कुछ नहीं बताया, तो मैंने लिखा है ये क्लेडन की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, सबसे फेमस नाम है, ठीक है। इसमें भी आपका ये जो कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का जो टॉपिक है वो बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है, ब्यूटेन का, साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव्स का, ठीक है, और एसिमेट्रिक सिंथेसिस, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस, ये बहुत ही फंडामेंटली जाकर के समझाया हुआ है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। मेरा आपका कहने का मतलब ये है कि आप जगदम्बा सिंह और मॉरिसन बॉयड में से पढ़ करके इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो क्लेडन की बुक है वहां से आपको ये टॉपिक रेफर करके जो आपने नोट्स बनाए उनको आप टॉप अप कर लो। टॉप अप मतलब उनमें क्या और ऐड करने की जरूरत है ना, तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वैसे इस यूनिट में आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज चाहिए और जो स्पेसिफिक टॉपिक इन्होंने बताए हैं वो आपको चाहिए, तो लिमिटेड मटेरियल के साथ में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। यहां से ये मेजॉरिटी ऑफ यूनिट है 99.99 कवर आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेरा कहने का मतलब है, जैसे एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, स्टीरियो सेलेक्टिव है, ये आप क्लेडन में से देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको अच्छी तरह से पकड़ में आएंगे। मॉरिसन बॉयड में भी बहुत ही कन्वेंशनल टाइप के एग्जांपल जनरली मॉरिसन बॉयड में से आरपीएससी ने उठाए हैं। जैसे आपका, मैं आपको बता दूं, ज्यादा एक राज की बात बता दूं मैं आपको, पेरिसाइक्लिक आपका चैप्टर है ना, ठीक है, मतलब यूनिट है, शायद पेपर सेकंड में है,
आरपीएससी 2023 में जो एग्जाम लगा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें 9 क्वेश्चन थे पेरिसाइक्लिक के, 9 के 9 मॉरिसन बर्ड में से थे। 9 के 9। सुन लो, आप कहोगे सर की गाड़ी अटक गई क्या बोलते बोलते? अटके नहीं है भाई, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 9 के 9 कहां से थे? मॉरिसन बर्ड में से थे, गारंटीड। बात समझ में आ गई? ओके, तो इसका अब आपको समझ में आ गया कि मॉरिसन बर्ड में क्यों रख रहा हूं बार बार आपके सामने, ठीक है? तो जितना पोर्शन आपको मॉरिसन बर्ड में से मिलता है लेना है, जगदम्बा सिंह में मिलता है लेना है, और क्लेडन से उसका टॉप अप करना है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, 8वीं यूनिट में चलते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक और रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ भाई हाँ, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या कर रखा है, कुछ इन्होंने इफेक्ट दे रखे हैं, ये आपके क्या बोलते हैं, इंडक्टिव हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक रेजोनेंस, और ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बन, ये सब हो गया, ठीक है। ये सब आपको जगदम्बा सिंह और जेई की कोई भी बुक है उसके चैप्टर में मिल जाएंगे। ये टॉपिक जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया, ये आपको जेई की प्रिपरेशन के लिए कोई भी एक बुक है उसमें से एक आप जो चैप्टर है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें से ये आप प्रिंट आउट ले लीजिए। और उसके अलावा जगदम्बा सिंह में से ये आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट से इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं, चाहे वो कार्बोनाइन है, कार्बोकटाइन है, कार्बिन है, फ्री रेडिकल है, जो भी है उनकी रिएक्शंस, उनके एग्जाम्पल्स, उनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर आप सभी आपको जगदम्बा सिंह में से लेने हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ओके, इसके अलावा अब चलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे। यस, अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये आप बात कर रहे हो क्या रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब ऐसे तो बहुत सारी बुक है जिनमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट एकदम डीप में दिया हुआ है, एकदम अच्छे तरह से दिया हुआ है, लेकिन आपके मेजोरिटी ऑफ जो चीजें हैं ना वो जगदम्बा सिंह में से कवर हो जाएगी। जैसे आप कार्बोकटाइन पढ़ोगे तो क्लासिकल नॉन क्लासिकल वहां सारा दिया हुआ, उनके रिएक्शन से, है ना, कार्बोकटाइन के रीअरेंजमेंट के केसेस हैं सारे वहां पर दिए हुए हैं, तो आपको वो मतलब मोटा मोटा तौर पे कवर हो जाता है वो सारी चीजें, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो आपके जो रिएजेंट्स हैं ये तो कोई खास टॉपिक नहीं है, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है वो भी आपको जगदम्बा सिंह में से ही लेनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो एडिशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, रीअरेंजमेंट्स हो, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर एस के वर्मा टिप में बता देता हूँ। एस के वर्मा टिप ये है कि आप ये जो एडिशन करोगे, आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ोगे, फिर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, फिर आप एलिमिनेशन में E1 E2 पढ़ोगे, फिर आप रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ोगे, इनके आप डिटेल में नोट्स बनाओगे। डिटेल में नोट्स बनाने के लिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात दे रहा हूँ वो ये है कि एक तो जगदम्बा सिंह में इनके इंडिविजुअल चैप्टर दिए हुए हैं, तो आपको समराइज करते हुए नोट्स बनाने हैं। दूसरा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन रिएक्शंस में स्टीरियो केमिस्ट्री जहां इन्वॉल्व हो रही है, ये एस के वर्मा टिप है। इन रिएक्शन में ये जो एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, इनमें जहां स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है वो इन रिएक्शंस की आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये एल्कीन है, Br2 का एडिशन कराएंगे तो वो सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन की अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, एलिमिनेशन की अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो आपको देखनी है। मेरा कहने का मतलब इनके डिटेल्ड आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। एडिशन के जो भी टाइप हैं, सब्स्टिट्यूशन के जो भी टाइप है, एलिमिनेशन के जो भी टाइप हैं, उन पे आपका सॉल्वेंट का इफेक्ट हुआ, उनके आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर्स हुए, स्पेशल केसेस हुए, वो सारे आपको जगदम्बा सिंह में से कवर हो जाएंगे। और बेसिक्स के लिए आप ले सकते हैं जेई की कोई भी जो बुक है उसका आप एक चैप्टर ले सकते हैं जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस हो रखी है, तो बेसिक आपको वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, तो अब चलते हैं आगे। ये सारा आपका कवर हो गया या यस। अब हाँ, अब आप देख लें वापस एस के वर्मा टिप में मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी बुक आपके सामने लाया हूं, और वो आपकी है बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, सुब्रता सेन गुप्ता की है। बहुत जबरदस्त बुक है स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, बहुत शानदार बुक है। आप कहेंगे पढ़ेंगे कहेंगे वाह सर वाह वाह मजा आ गया। दूसरा, नेम रिएक्शंस के लिए मैं एक बुक आपके सामने लाया हूं, ठीक है। नेम रिएक्शन के लिए आपकी क्या बोलते हैं, नेम रिएक्शन के लिए जो बुक है थॉमस ल्यू की ये बुक है। आपके विली जो पब्लिकेशन है, वाइली पब्लिकेशन है, उसकी है। इसमें भी मतलब आपके नेम रिएक्शन से वो लगभग सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन की एक और बुक लाया हूं, वो आपकी KR देसाई की है, और इसके पब्लिकेशंस कौन से मैं आपको बता, स्प्रिंगर पब्लिकेशन की है, इसमें कट गया लेकिन मुझे पता है, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शंस आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी यहाँ से कवर होगी, ठीक है। जो ऊपर मैंने बताया है वो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है ये आपकी सुब्रता सेन गुप्ता की, ठीक है। आप जगदम्बा सिंह को मतलब भूल जाओगे यदि आपने ये पढ़ लिया तो, ठीक है। तो ये बातें हो गई।
तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप रिएक्शंस की पढ़ लोगे, सभी रिएक्शंस के आप बाकायदा तसल्ली से डिटेल में नोट्स बनाओगे, इतनी बातें होंगी। ये हम चल के पढ़ते हैं आगे। ये जो रिएक्शंस हैं, एडिशन हुई, सब्स्टिट्यूशन हुई, एलिमिनेशन हुई, ये आपको मोरिसन बोर्ड में भी मिलेगी। तो आपको इन सब यूनिट्स का जो नॉलेज है वो आपको मोरिसन बोर्ड में से भी जरूर लेना है। जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, मोरिसन बोर्ड में से भी आपको इनका नॉलेज लेना है, लेकिन वो बेसिक टाइप का है, आप एक बार पढ़ोगे आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे कहाँ चले गए? यस, 9th यूनिट आपकी, चलो नेम रिएक्शन की जो किताबें थी वो पहले ही आ गई। ठीक है, अब नेम रिएक्शन में आपको इन पर्टिकुलर जो नेम रिएक्शन है उन्हीं के नोट्स बनाने हैं, उनके अलावा आपको किसी के नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एकदम क्लियर कट कह दूं कि एक तो एस.एन. सान्याल की जो बुक है उसमें से आप पहले नोट्स बना लीजिए। जगदम्बा सिंह में जितनी नेम रिएक्शन दी हुई है ना, जगदम्बा सिंह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ से उन नेम रिएक्शन के जो आपके नोट्स हैं उनका टॉपअप कीजिए, यानी कि जो पॉइंट आपको एस.एन. सान्याल में नहीं मिले हैं वो आप जगदम्बा सिंह में से उठा करके रख दीजिए। ठीक है, और एक बार इन दोनों में से एक बुक जो को भी जरूर रेफर कर लीजिए, या तो ये नेम ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, ये आप थॉमस ल्यू की है, या फिर ये आपके आर देसाई की है। इनमें से भी आप एक बार एक बुक को जरूर रेफर कर लें, इनमें स्पेशल केसेस हैं जो उस रिएक्शन के, वो भी आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से नेम रिएक्शन आपकी यहाँ से कवर करनी है, ज्यादा आपको इसमें माथा लगाना नहीं है। नेम रिएक्शन को कवर करने की स्पेशल स्टाइल है ना, वो आप हमारी जो लर्निंग केमिस्ट्री पर भी एक प्लेलिस्ट है नेम रिएक्शंस की, आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से नेम रिएक्शंस को कवर करते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ? अरे भाई ये क्या हुआ, बार बार एस के वर्मा स्पेशल टिप आ जाती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ जो टिप आ गई है उसको हम लोग कर लेते हैं कवर। यहाँ ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेबसाइट है, वो है आपकी pubhtml5.com, pubhtml5.com। इस वेबसाइट पे आप जाकर के कई किताब आप रीड कर सकते हो। जैसे मैंने भी इस पे ट्राई किया हुआ है, अजय कुमार की बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो वहाँ पड़ी है, आप उसको ऑनलाइन रीड कर सकते हो, है ना। लैपटॉप में खोलो, रीड करो, नोट्स बनाओ, मजे करो। ठीक है, उसके अलावा AK डे की जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की है, लेकिन वो थोड़ा पुराना एडिशन था, 3rd एडिशन था, जबकि आजकल इसका 6वां या 7वां एडिशन चल रहा है, लेकिन वो पुराना एडिशन इसका वहाँ पड़ा है। ठीक है, इस वेबसाइट पे पढ़ा है। तो इस वेबसाइट पे और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो इस वेबसाइट पे आपको पढ़ने के लिए मिलती है, मतलब आप पन्ने पलट करके उनको पढ़ते जाओ वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये एस के वर्मा स्पेशल टिप थी, काफी आपके काम आ सकती है। आप वेबसाइट पे जाना, सर्च करके देखना, हो सकता है कोई काम की बुक आपको मिल जाए। AK डे और अजय कुमार पढ़ी है तो अब आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी और भी आपको बुक्स वहां मिल सकती है। ठीक है, 10 जो है एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक एनुलिन और आपको हेट्रो एनुलिन में बेसिक्स, ये बोला है बेसिक्स लेना है बोल करके, किसके? आपके एरोमेटिसिटी के और एंटी एरोमेटिसिटी के। तो बेसिक्स में आप देख लो, आपने नेट की प्रिपरेशन करी है, एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी आप वहां से ले लो, जगदम्बा सिंह की बुक में से ले सकते हो, या कैरी एंड सनबर्ग की एक बुक आती है, वहां भी आप एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी को ले सकते हो। कैरी एंड सनबर्ग की, भूलना मत भाई, मैं जो नाम बता रहा हूँ वो, ठीक है ना। अब उसके अलावा एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, बाइफिनाइल है, ये 3 आपके जो आपके क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इसमें आप देखोगे तो एंथ्रासीन, ये जो बाइफिनाइल है, ये आपको BSc की बुक में मिल जाता है। एक बार BSc में से इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके नोट्स बना करके खत्म करना। फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन आप इंटरनेट पे जाओगे, इंटरनेट पे आप लिखोगे एंथ्रासीन की PDF, फिनेंथ्रीन की PDF, तो मेरे ख्याल से आपको कई जो यूनिवर्सिटीज में एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन चलती हैं वहां से आपको इनके अच्छे, मैंने डाउनलोड किए हुए भी हैं, अच्छे नोट्स हैं, अच्छे इनकी जो PDF है बुक की तरह, जिसमें एंथ्रासीन की सभी रिएक्शंस और सभी प्रॉपर्टी को समझाया गया है, तो वहां से आप इसका कवर हो जाएगा। एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन किसी बुक में पर्टिकुलरली ऐसे मिलेगी नहीं कि आपको उनके जो डिटेल रिएक्शन है वो सारे, वो आपको बेस्ट होगा कि आप ऑनलाइन जाकर के ढूंढें, गूगल में आप कहें एंथ्रासीन की PDF, फिनेंथ्रीन की PDF, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर मिलने वाली है। तो बाइफिनाइल, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन की मैंने आपको बता दिया। अब जो टॉपिक बचते हैं वो आपके फ्यूरिन, थाइफिरिन, थायोफिन, पिरोल, पिरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और इंडोल। अरे भाई सारा ही भर दिया इन्होंने तो, 7 के 7 भाई जो हैं, है ना। जैसे आप जानते हो ना, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स फॉल है वहां पर मेघालय में, वहां पर ये देखो 7 सिस्टर्स कंपाउंड है हेट्रो एरोमेटिक्स के। आपका फ्यूरिन है, आपका थायोफिन है, पिरोल है, पिरिडीन है, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल है। ये आपको एक तो आपको मिलने वाले हैं बेसिकली मॉरिसन बॉयड में। मॉरिसन बॉयड में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एक चैप्टर है, वहां पर आपको ये मिलेंगे, प्लस में आपको BSc में भी ये सारे मिलेंगे। इन दोनों को मिलाने से इस यूनिट का काम आपका हो जाता है, बात को समझो। इन दोनों को मिलाने से इस यूनिट का काम आपका हो जाएगा बल्ले बल्ले।
ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा अब आप करो यूवी, आईआर और एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अरे भाई क्या है बताओ, एक यूनिट में इतना सारा डाला हुआ है, क्या है मतलब? स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इंडिविजुअल यूनिट होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसी एग्जाम है हम उसका सम्मान करते हैं इनके सिलेबस का, और क्या बोलते हैं वो हम उसको वैसे ही करेंगे। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, वाई आर शर्मा की बेसिक बुक आती है। मेरे ख्याल से वाई आर शर्मा से आपका मोटा मोटा आरपीएससी जितना काम हो जाता है, बहुत ही कम इसके बाद में बचता है, ठीक है। यदि आपके पास वाई आर शर्मा नहीं है, हिमालय पब्लिकेशन की जगमोहन की स्पेक्ट्रोस्कोपी की शानदार बुक आती है। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, इंडियन ऑथर बोल के, फॉरेन ऑथर लाओ कोई मार्केट में जिसका मतलब मजा आ जाए पढ़ने में, तो वो फिर आपकी पाविया की ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक आती है, जिसको पढ़ने में आपको मजा भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा। और जितने भी केसेस हैं, जितने भी आपका नेट का मटेरियल बनता है, जहां भी जो भी होता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस बुक के ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको बेसिकली ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिंदगी में जब भी पढ़नी है, मोटा मोटा काम कंपटीशन एग्जाम के लिए बता रहा हूं, वैसे तो अब आपके सिल्वर स्टीन है, बहुत सारी बुक आती है, विलियम कैंप आती है, ठीक है, अननोन अनलिमिटेड बुक्स आती है, लेकिन जितनी इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लगती है उनके लिए जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए वो वाई आर शर्मा, जगमोहन और पाविया, इन तीनों के बाहर कुछ भी नहीं है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, यस। क्योंकि देखो किताबें तो बहुत सारी है, लेकिन हमें तो एग्जाम की तैयारी करने के हिसाब से डिस्कस करना, ठीक है। ओके, अगली यूनिट में चलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ज्यादा कुछ नहीं है भाई, केमिकल काइनेटिक्स के स्पेशल टॉपिक यहाँ रखे हुए हैं, चाहे वो सोल्ट इफेक्ट हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हो, आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल की बात हो, डायनेमिक चेन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, फास्ट रिएक्शन, स्टडी बाय स्टॉप फ्लो मेथड, ये सब स्पेशल टॉपिक दिए हैं, जनरल टॉपिक्स नहीं है यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स के। मैं आपको बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स आपको दो ही जगह से पढ़नी है, पुरी शर्मा पठानिया और केजे लैडलर की एक बुक आती है जो इनऑर्गेनिक, जो केमिकल काइनेटिक्स के लिए हमें एमएससी में खूब मतलब बताई गई थी कि लैडलर पढ़ो, लैडलर पढ़ो, लैडलर पढ़ो, ठीक है। तो हमने वो लैडलर पता नहीं पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, अभी तो याद नहीं है, लेकिन लैडलर का नाम मुझे याद है कि लैडलर ने हमारा पीछा बहुत किया था एमएससी के अंदर। इसकी हमने फोटोकॉपी बहुत करवाई थी एमएससी में, प्रीवियस में केमिकल काइनेटिक्स की बहुत बड़ी यूनिट थी, उसको हमने लैडलर से कवर किया था, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में जो स्पेशल पेपर होता है केमिकल काइनेटिक्स का, वो भी लैडलर में से मोस्ट ऑफ कंटेंट था। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिट है वो आपको लैडलर में से और पुरी शर्मा पठानिया में से, ये दोनों टॉपिक, ये जो भी टॉपिक है वो आपको लेने हैं, वहां से आपके 100% ये यूनिट है वो कवर रिकवर सब हो जाएगा, ठीक है। उसको छोड़ो आप, हो गया ना, बात खत्म। अब ओके, अब आ जाते हैं अगले पे, एसिड बेस और आपका नॉन एक्वस। तो एसिड बेस और नॉन एक्वस में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, पुरी शर्मा कालिया में चैप्टर है एसिड बेस का और नॉन एक्वस का, ले लो भाई वहां से, इतनी भी क्या देरी है। बीएससी की बुक्स में भी है, एसिड बेस का भी है और आपका नॉन एक्वस का भी है, बीएससी 3rd ईयर में होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ले लो, कहाँ दिक्कत है। अजय कुमार की जो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी एसिड बेस और नॉन एक्वस का है, अरे वहां से पढ़ लो भाई। आप पुरी शर्मा कालिया बीएससी में से नहीं पढ़ते हो तो अजय कुमार बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको पढ़ लो, ठीक है ना। और आप कहोगे सर और बताओ, तो और में तो फिर जेडी बचती है, जेडी में एसिड बेस का चैप्टर है, जेडी में से पढ़ लो, वहां भी एचएसएबी प्रिंसिपल और सारा दिया हुआ है, जेडी में से पढ़ के ही जाना है, क्योंकि एक्सपर्ट के हाथ में तो जेडी है ना, बात को समझो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैंने ये देखो सर्किल किया हुआ है डीएमएसओ टीएचएफ, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, डीएमएसओ टीएचएफ आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। लिक्विड NH3 मिल जाएगा आपको, और कोई इन्होंने सॉल्वेंट दिया ही नहीं, इन्होंने लिक्विड SO2 नहीं दिया जो इन सारी बुक्स में। देखो लिक्विड नॉन एक्वस में लिक्विड SO2 है, वो सारी बुक में है, लेकिन यहाँ सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो बुक में नहीं है डीएमएसओ टीएचएफ, वो यहाँ इन्होंने सिलेबस में डाल दिया। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, आपको डीएमएसओ टीएचएफ की जो एज ए सोलवेंट जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको लेनी है। आपको हो सकता है एक आधी पीडीएफ मिल जाए या ऑनलाइन आपको डिटेल मिल जाए, जो भी आपको डिटेल मिले आप नोट्स बना लो डीएमएसओ के टीएचएफ के, बल्ले बल्ले हो गया। इससे ज्यादा आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को भी इनका कंटेंट नहीं मिलने वाला है, ये बात आप कंफर्म मान के चलिए। वो भी इधर उधर से ऊपर नीचे ही करेगा, क्योंकि बुक्स में ये नहीं है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, चलते हैं आगे। हाँ भाई, तो जो लेडलर की बात चल रही थी कि कौन सी है लेडलर बोल करके, ये रहा केजे लेडलर, और ये उसकी केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का 3rd एडिशन है। गूगल भाई साहब को आप ऑर्डर दोगे तो गूगल भाई साहब आपके सामने लाके रख देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अजय कुमार आप देख रहे हैं, मैं बहुत देर से अजय कुमार बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो ये मेरे सिर के ऊपर है अजय कुमार की बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है वो,
ठीक है। इसके अलावा पुरी शर्मा कालिया की जो लेटेस्ट बुक आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो ये रही, प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में पुरी शर्मा पठानिया की जो बुक है वो यहाँ मेरे सिर के ऊपर आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि वो मतलब क्या है कि स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भाई सर जेडीली यही है क्या, पुरी शर्मा पठानिया यही है क्या, पुरी शर्मा, अरे भाई क्यों भेजते हो स्क्रीनशॉट, है ना, ठीक है। इसलिए मैंने वो आपको दिखाना शुरू कर दिया कि इनको दिखा दो ताकि ये स्क्रीनशॉट नहीं भेजें। ओके, ये क्या हुआ, अच्छा फिर एसके वर्मा स्पेशल टिप आ गई, वेरी गुड वेरी गुड, तो इसे हमें लेना ही पड़ेगा। और ये ट्रिप क्या है, ये ट्रिप ये कहती है कि ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड पेपर नहीं सभी पेपर में आपको चाहिए, सभी पेपर में आपको 36% मिनिमम और ओवरऑल आपको 40% चाहिए। इसलिए आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, थर्ड पेपर को एकदम सम्मान करके चलना है। आपने यदि थर्ड पेपर की इज्जत की तो थर्ड पेपर भी आपकी इज्जत करेगा और आपका सिलेक्शन करवा देगा। आपने यदि थर्ड पेपर को इग्नोर कर दिया, आपने कहा कि नहीं नहीं हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इस दुनिया में सबसे बड़े एक्सपर्ट हमें ही बनना है, तो भैया आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट तो बन सकते हो लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में नहीं बन पाओगे। एकदम लिख कर ले लो, जैसे कहते हैं ना लिख कर ले ले, चाहे वो लिख कर ही ले लो आप, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो नीड है, आरपीएससी की जो नीड है उसे पहचानना पड़ेगा, यानी कि हमें समझना पड़ेगा आरपीएससी कैसा कैंडिडेट चाहती है। तो कैसा चाहती है आरपीएससी, वो चाहती है जिसको केमिस्ट्री के साथ साथ जो जीके वाला पेपर है वो भी उसका अच्छा हो। आरपीएससी बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर केवल केमिस्ट्री में परफेक्ट हो, वो चाहती है केमिस्ट्री भी आनी चाहिए लेकिन जीके भी आना चाहिए। यदि दोनों आते हैं तो वेलकम, वरना भीड़ कम। बात समझ में आ गई? ओके, यस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एसके वर्मा स्पेशल टिप यही है कि ये थर्ड पेपर है, ये दानदाता है आपके लिए, इसकी इज्जत करो, इसकी इज्जत करोगे तो ये भी आपको बदले में इज्जत देगा, इज्जत के बदले इज्जत देगा, आप इसका सम्मान करोगे, आप इसकी इज्जत करोगे, ये भी आपका ध्यान रखेगा, सिलेक्शन के टाइम आपको बिल्कुल बाहर नहीं होने देगा। इसलिए तैयारी में इसको सफिशिएंट वेटेज दो कि ऐसा नहीं हो कि आपकी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी हो गई हो लेकिन इस पेपर की वजह से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको प्रिपरेशन ये ध्यान में रखते हुए करनी है कि हमें नौकरी लेनी है, ये ध्यान में रखते हुए नहीं करनी कि हमें केमिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनना है। बात समझो, केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बनना अलग चीज है, उसकी बुक्स की लिस्ट अलग है, वो आप छोड़ दो, उसकी बुक्स की लिस्ट अलग है। बात समझो आप, ठीक है। केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना और नौकरी लेना एक अलग बात है, ठीक है, उसके लिए अलग है। तो हम अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बात कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट बनने के लिए बात नहीं कर रहे। एक्सपर्ट बन, आप कहोगे मुझे एक्सपर्ट बनना है केमिकल काइनेटिक्स का, तो फिर मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। आप कहोगे मुझे एक्सपर्ट बनना है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। बात को समझो, ठीक है। तो ये बात हो गई, इसलिए अब चलते हैं आगे। बहुत बात हो गई भाई, इतनी भी क्या बात है। ओके, यस। यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं करना, आप तो जानते ही हो एनसीईआरटी का एक चैप्टर है वो आपको लगाना ही होगा, उसके सारे न्यूमेरिकल आपको पढ़ने होंगे, चैप्टर की रग रग आपको पता चलनी चाहिए। एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, उसका एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आप कहोगे सर वो तो हो गया, तो वो हो गया, तो फिर आप एक काम करो, पुरी शर्मा पठानिया की जो बुक है वो ले लो और ये जो सभी चैप्टर्स है, आप ये जो सभी टॉपिक्स हैं आप उन्हीं में से कर लो अच्छी तरह से, सभी न्यूमेरिकल, सभी टॉपिक्स की थ्योरी। बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बात खत्म, ठीक है। तो ये बात है। अब इसमें कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक हैं, ये भी आप इससे पुरी शर्मा कालिया से कर लो, नहीं बीएससी की बुक है वहां से कर लो, बात खत्म। ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी आपका सारा एनसीईआरटी और पुरी शर्मा पठानिया, सॉरी पुरी शर्मा कालिया नहीं, पुरी शर्मा पठानिया, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री वाली, उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मैंने शॉर्ट में ही खत्म कर दिया क्योंकि ज्यादातर पूरी समय पढ़ाने में से सारा कवर हो रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी बचा हुआ एनसीईआरटी में कवर हो रहा है, ठीक है। तो एक लोअर लेवल एक हायर लेवल दोनों मिल गया। ओके, अब क्या हुआ? अरे भाई बहुत टिप हो गई इसमें, तो अगले वीडियो में क्या टिप दी जाएगी फिर आपको? एसके वर्मा स्पेशल टिप फिर आ गई है मैदान में। और ये क्या है? बुक डाउनलोड करने के लिए। अच्छा, ये कह रहा है कुछ आपको बुक चाहिए तो कहाँ डाउनलोड करोगे? देखो बुक्स डाउनलोड करने के बहुत सारे सोर्स हैं, अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में एक नया सोर्स हाथ लगा है, वो ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाओ, आप सब्जेक्ट लिखो केमिस्ट्री और उसमें आप ऑर्गेनिक लिखो, इनऑर्गेनिक लिखो, फिजिकल लिखो, बहुत सारी बुक आएगी आपके सामने। ग्रीन केमिस्ट्री लिखो, नैनो केमिस्ट्री लिखो, बहुत सारी बुक आएगी आपके सामने, आप डाउनलोड उनको कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो ये एसके वर्मा टिप थी, उम्मीद करता हूं कि ये एसके वर्मा टिप आपके काम आएगी। लेकिन आप समझ रहे हैं बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का फीडबैक आपके कमेंट में आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप
फीडबैक आपको देना है कि आपको इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपको कैसी लगी, आपके लिए यूनिक हुई या ऐसा था जो आपको सब कुछ पता था बोल करके, सर ये क्या बताया, तो हमें पता ही था बोल करके, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए आपका क्या आइडिया रहा, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारा जो कंटेंट लिस्ट है, हमारी जो जो बिल्कुल स्पेसिफिक कंटेंट पहचानने का जो तरीका है, ठीक है, वो उसका सारा फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही होगा। अब चलते हैं आगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 13, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल पड़ा है। कहाँ पड़ा है मैं बता देता हूं आपको। एक तो आपको ये लेना है पुरी शर्मा कालिया में से, एक एटॉमिक न्यूक्लियस का टॉपिक है आपका जेडीली में से, यहां से इसकी थ्योरी पढ़नी है। यदि यहां से आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको और कुछ पढ़ना है तो नेट की जो गाइड आती है ना कुछ, उनमें थ्योरी पार्ट आप किसी भी बुक से फोटोकॉपी प्रिंट आउट ले लेना और वहां से भी आप कवर कर लेना। तो ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीटली कवर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये है, वैसे मेजोरिटी आप पूरी शर्मा कालिया और जेडीली में से यूनिट कवर हो जाएगी। थोड़ा बहुत कुछ बचा तो आपको कोई भी जो आपके नेट का जो मटेरियल है वहां से आप इसको ले सकते हो एज इट इज, ज्यादा, लेकिन थ्योरी पार्ट आपको न्यूमेरिकल पार्ट में नहीं फंसना है, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल पार्ट तो आप जो बाइंडिंग वगैरह, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, उनके जो नॉर्मल न्यूमेरिकल पूरी शर्मा कालिया वगैरह में दिए हुए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। अगली यूनिट है सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी का क्लास 12th का चैप्टर पूरा रटा हुआ होना चाहिए। एक का एक न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक ऑब्जेक्टिव है ना, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, आपको सब कुछ उस चैप्टर का रटा हुआ होना चाहिए, एक बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद आपको ये चैप्टर पूरी शर्मा पठानिया में से करना है, इन दोनों को मिला के नोट्स बनाने हैं। वो बेस्ट मटेरियल होगा, उससे बेस्ट कोई मटेरियल हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चेज करने की। हम बार बार पूरी शर्मा पठानिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आरपीएससी वाले जो भाई साहब है ना, वो क्या कर रहे हैं, पूरी शर्मा पठानिया उन्होंने जेब में ही रखी हुई है। तो वो क्या करते हैं, जब भी उनको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन बनाओ, वो निकाल लेते हैं पूरी शर्मा पठानिया। और न्यूमेरिकल डालना है इसमें से डाल दो, और कोई प्रॉब्लम डालनी है इसमें से डाल दो, ठीक है। तो वो उनके जेब में ही है। तो हम क्या करते हैं, हम भी हमारी जेब में पूरी शर्मा पठानिया, जेडीली, पूरी शर्मा कालिया, एनसीईआरटी, मॉरिसन बोर्ड, ये हमारी जेब में भी हम डाल लेते हैं, ताकि जो हमारी जेब में है वही आरपीएससी एक्सपर्ट की जेब में है। अब दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा। तो एक तरह से हमारा जो हम जो पढ़ रहे हैं उसी में से सवाल बनाने वाला है आपका एक्सपर्ट 100%, ठीक है। तो इसलिए मैं इन बुक्स को बार बार रेफर कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो बुक लिस्ट है वो छोटी छोटी रहे। अंतिम यूनिट 15वीं आपकी थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में मैं टॉपिक वाइज नहीं जाने वाला हूं, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। एनसीईआरटी का जो आपका चैप्टर है क्लास 11 का, वो उसका आपको फंडामेंटली स्टडी करनी है और उसके बाद में ये सभी टॉपिक्स आपको पूरी शर्मा पठानिया में से लेना है। अब आप कहोगे सर ये क्या सर, पूरी शर्मा पठानिया, पूरी शर्मा कालिया, पूरी शर्मा पठानिया, हम तो पागल हो गए सर, कोई और बुक तो बताओ। तो फिर देखो भाई, बात बहुत अच्छी है। ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए हमने एमएससी में जो बुक रेफर की थी वो एक बहुत ही शानदार बुक है इंडियन ऑथर की, इंट्रोडक्शन टू केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, रस्तोगी एंड मिश्रा। ये बुक बहुत जबरदस्त है, मतलब इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि आप यूट्यूब पे जाओ ना, फिजिकल केमिस्ट्री, तो कोई कहेगा कहां से पढ़नी है, तो कहेगा एटकिंस से पढ़ो, फलाना पढ़ो। अरे छोड़ो एटकिंस को, मैं कह रहा हूं आप यदि थर्मोडायनेमिक्स की रस्तोगी एंड मिश्रा की बुक खरीद लेते हो तो इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसकी थर्मोडायनेमिक्स यहां से आप कवर नहीं कर सकते, यहां से आप क्रैक नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बुक है, थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। मेरी ये बुक खुद पढ़ी हुई है एमएससी प्रीवियस में, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स रस्तोगी एंड मिश्रा। गूगल पे सर्च करना है ना, आपको ये बुक मिल जाएगी। ओके, तो आपको यदि टाइम है आपके पास, आपने यदि पीएसपी कवर कर ली है, तो मैं कह रहा हूं रस्तोगी एंड मिश्रा की बुक लाके देखो। आप कहोगे सर छोड़ो पीएसपी को, थर्मोडायनेमिक्स जिंदगी में पढ़नी है तो रस्तोगी एंड मिश्रा से पढ़नी है। बात आपको समझ में आ गई नहीं आई? मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपके थर्ड लॉ आप पढ़ोगे है ना, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन गैसेस की थर्मोडायनेमिक्स है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है आपकी, मैक्सवेल इक्वेशन है, गिब्स फंक्शन है ना, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है बोल करके, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, ये सब आपको पूरी शर्मा पठानिया में से लेना है। रस्तोगी एंड मिश्रा है तो वहां से लेना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस में पूरी शर्मा पठानिया, ये एकदम 100% ये जो यूनिट है वो आपकी कवर हो जाएगी। आगे क्या है, अरे भाई वीडियो हमेशा ध्यान रखना एस के वर्मा टिप के साथ ही खत्म होता है। तो
एस के वर्मा टिप है ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में हमें बहुत सारी बुक की जरूरत पड़ती है और बहुत सारी यूनिट ऐसी है जिनका व्यवस्थित कंटेंट नहीं मिलता है, बिखरा बिखरा कंटेंट होता है अलग अलग बुक में। तो हमें एक व्यवस्थित तरीके के नोट्स बनाने होते हैं उन कंटेंट के, ठीक है, उन यूनिट्स के। तो ये अकेले का काम नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी करते हो तो आपको ग्रुप स्टडी के मोड में जाना चाहिए, यानी कि आप कम से कम 2 या 3 लोग मिल जाओ, कम से कम 3 लोग हों, वो 3 लोग आपस में सिलेबस को बांट लें कि ये यूनिट मैं तैयार कर रहा हूं या मैं तैयार कर रही हूं। जैसे किसी ने ग्रीन केमिस्ट्री के नोट्स बना दिए, किसी ने नैनो के नोट्स बना दिए, किसी ने नॉन एक्वस के नोट्स बना दिए, इंटरनेट से डीएमएसओ टीएचएफ को लेकर के नोट्स बना दिया, तो बाकी लोगों का टाइम बच गया। तो आप 30% लोड ले सकते हो सिलेबस का, ठीक है, आपस में मिल करके ईमानदारी से काम कर सकते हो, जिससे आपका जो कंटेंट है वो बहुत जल्दी तैयार हो गया होगा या हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये एस के वर्मा टिप है, ध्यान रखना, क्योंकि हम ऐसा कर चुके हैं, हमारे एमएससी के टाइम पे हम ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। हम अलग अलग रहते थे 3-4 लोग, और वीकेंड में या 10 दिन से या 15 दिन से हम एक साथ मिलते थे और कंटेंट को एक्सचेंज करते थे और एक दूसरे को बताते थे कि स्पेक्ट्रोस्कोप में पूरी शर्मा पठानिया से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है। ये मेरे नोट्स बन गए। जैसे ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री के जो नोट्स है वो मेरे फ्रेंड ने मेरे को जेई हुई में से बना करके दिए थे, फिर मैंने जेई हुई भी पढ़ी और वो नोट्स भी पढ़े, तो मुझे लगा कि मैं निहाल हो गया बोल करके। ऐसी ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री दे रखी है जेई हुई में। ओके, यस, ये बात हो गई। ओके ओके, अच्छा, लास्ट वाली टिप क्या है? लास्ट वाली टिप वही है जिसकी गलती अक्सर कई लोग करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते 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 केमिस्ट्री में खोके रह जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो केमिस्ट्री एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, खतरनाक चीज है थर्ड पेपर, उससे जरा बच के रहना। थर्ड पेपर को भी टाइम देते रहना, इज्जत करते रहना, ताकि आपको भी इज्जत मिले और आपका सिलेक्शन हो। थर्ड पेपर आपके गले में माला पहनाए कि ये लो भाई, तुमने मेरी इज्जत करी, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, तुम्हारा सम्मान करता हूं, चलो आगे सिलेक्शन लिस्ट में भागो बोल करके, ठीक है। तो इसलिए ये एस के वर्मा टिप थी। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये वीडियो आपको कैसा लगा? इतना डिटेल्ड वीडियो मैंने भी यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश करी, इतना डिटेल्ड वीडियो किसी ने नहीं बना रखा। मैंने कोशिश की है पूरी कि मैं फोकस्ड कंटेंट को लेकर के आऊं, ऐसा कंटेंट जो आप आसानी से ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और जिससे आपका जो पेपर है वो मोस्ट ऑफ आपका कवर भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करना मत भूलना, कमेंट कमेंट कमेंट। आप मत समझना कि मेरी गाड़ी अटक गई है, मैं बार बार बोल के आपको याद दिला रहा हूं, कमेंट कमेंट कमेंट।